ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली की रहने वाली हैं। आपकी शादी कैसे तय हुई? अरेंज मैरिज थी। जी। मेरे मामा मेरे जो इन लॉज थे उनको जानते थे, तो उनके थ्रू रिश्ता आया था। जी। देखा लड़का, पेरेंट्स ने देख पसंद किया, तो वो लोग फिर हमारे घर आए। तो एक फॉर्मल मीटिंग हमारे घर पे हुई, बातचीत हुई, सब कुछ ठीक था। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि और आगे शादी तय बढ़ना। हो गई। जी। तो क्या-क्या हुआ उस दौरान शादी तक? पहले सब कुछ स्मूथ था, घूमने गए, साथ में जाते थे। आप क्या पसंद करते हो, क्या नहीं, जनरल जी। शादी का टाइम नज़दीक आने लग गया, कार्ड्स छप गए एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होने लग गए। पर जैसे जैसे टाइम पास आता गया, उनकी डिमांड्स धीरे धीरे सामने आती चली गई कि ऐसी शादी होनी चाहिए, लैविशली होनी चाहिए, धूमधाम से होनी चाहिए, कौन सी कार आएगी, मेरे कपड़े कौन से आएंगे, कहाँ से आएंगे, हमें घर में फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप कैश दे देना। जब पहले बात हुई थी तो ये हुई थी कि आप 2 कपड़े में लड़की दे दो। हमारा लड़का इतना वेल ऑफ है, आईटी प्रोफेशनलिस्ट है, हम लोग अच्छे से रख सकते हैं, हमारे घर में 2 ही लड़के हैं, ये पहली बहू आएगी, मैं इसको अपनी बेटी बना के रखूंगी। तब ये सब था। शादी का टाइम पास आते ही जब सब में बात पहुंच गई कि शादी होने वाली है, तब उनके रिएक्शंस चेंज होने लग गए कि अब प्रेशर का टाइम है, अब आप कुछ भी करा लो। देन माय फादर सेड ओके, शादी की एक सबके अरमान होते हैं, लड़के के भी एक अरमान होते हैं, उनके पेरेंट्स के भी एक अरमान होते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर हिम्मत है, अगर है तो कर सकते हैं। उनकी जो डिमांड्स थी आप लोग मान रहे थे? जी। शादी जब बारात आने वाली थी, वहाँ पे इन्होंने एक डिमांड और रख दी, हम बारात तब निकालेंगे जब आप मिलनी पे फादर इन लॉ को गोल्ड की चेन डालोगे। अब आप यही अंदाज़ा लगाइए, जिसकी लड़की खड़ी है उस स्टेज पे, वेट कर रही है एक दूल्हे का आने के लिए, उसकी बेटी विदा होने के लिए खड़ी, और उस पेरेंट को बोला जाए कि आप चेन डालोगे तो ही आएगी। देन उस प्रेशर में ऑन द स्पॉट जैसे भी करके मेरे पेरेंट्स ने अरेंज किया, ऑन द स्पॉट उनको चेन डाली, मिलनी करवाई, बारात को अंदर लेके आए, सब कुछ किया। शादी ख़त्म, हम लोग आगरा चले गए। फिर घर में एंट्री करी तो मदर इन लॉ ने सारे गिफ्ट्स एंड जो कपड़े वगैरह सब खोलना शुरू कर दिया। ये साड़ी दी है, नेकलेसेस जो मदर इन लॉ को दिए, या मेरे जो नेकलेसेस थे, गोल्ड था, इतना हल्का नेकलेस दिया है, तेरी माँ ने, फूक मारू उड़ जाएगा अभी, तेरी माँ ने तो कुछ भेजा ही नहीं, फर्नीचर नहीं दिया। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन से एटमॉस्फेयर में आ चुकी हूँ, अब इसी से डील करना है मुझे, इसी में रहना है, इसी में सब कुछ करना है। क्योंकि जब मैं अपने घर से शादी करके निकली थी, मेरी मम्मा ने वर्ड्स बोले थे कि बेटा लड़ के, झगड़ के, बुरा मान के कभी घर वापस मत आइयो। देन उसके बाद इनकी ऑफिस से कॉल आई कि डेपुटेशन पे आपको अमेरिका जाना है। तो मेरे पापा को बोला गया कि अमेरिका जाना है, अब आप इसकी टिकट खर्च कीजिए। तो मेरे फादर ने एक झटके में कह दिया कि चलो ठीक है बेटा, आप जैसा ठीक समझो। लेकिन हमें बाद में पता चला कि उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मेरे फादर से पैसे ले लिए थे टिकट के, लेकिन टिकट कंपनी वालों ने दी थी मुझे, विच वॉज अनदर शॉकिंग थिंग फॉर मी। फिर आपका अमेरिका में क्या अनुभव रहा उनके साथ रहकर? उनकी और भी कोई डिमांड्स आई आपके बहुत तरफ? डिमांड्स थी उनकी। क्या डिमांड्स किया उन्होंने? फर्नीचर लगाओ यूएस में कार चाहिए उनको। वो उन्होंने शादी से पहले कार मांगी थी? जी, उसके लिए भी 7 लाख कैश दिए गए थे। अब यहाँ पे दूसरी गाड़ी यूएस लो। में कार चाहिए, यूएस में फर्नीचर चाहिए। इंडिया में फर्नीचर के पैसे ले चुके हैं, वो अलग है। इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, टेलीविजन चाहिए उनको माइक्रोवेव चाहिए। उनकी डिमांड इंक्रीज होती गई, और वो भी कैसे कि टॉर्चर का बटन दबाया, पैसे मिलेंगे। प्रेशराइज मुझे किया जाता था, तंग मुझे किया जाता था, ताकि पैसे मिलें। और आपके पति, मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा कमाते थे? जी, $65,000 उनकी उस टाइम पे सैलरी थी। $65,000 जी, पर ईयर। और मैं दर्शकों को बता दूं कि $65,000 कितने होते हैं? 35 लाख रुपए होते हैं। सही कह रहा हूँ मैं? लगभग इतना ही होता है। उन्होंने कभी मुझे वाइफ का दर्जा नहीं दिया, हमेशा मुझे नौकरानी बना के रखा। मुझे यहाँ तक वर्ड्स बोले गए कि मैं तेरे को नौकरानी के लिए ही लाया हूँ, अपनी सेवा कराने के लिए लाया हूँ। मेरा राइट नहीं था उस घर में, कोई भी राइट था सिर्फ काम करने के लिए। जो भी खाने के लिए वो लेके आते थे, इतने अनियंस लिए, इसको आप 2 हफ्ते चलाओ,
इतने अनियंस, इतने राइस, इतने ये क्वांटिटी वाइज, और उसको हमें मेरे को एक लिमिटेशन दी जाती थी, इतना ही आपको ये करना है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। खाना मेरी प्लेट में चाहे कम हो, लेकिन उनकी प्लेट में प्रॉपर था, पूरा था जितना उनको चाहिए। अपने से मतलब था, अपना खा के पेट भर लेना, बाकी कोई दूसरा हो भाड़ में जाए, उनको कोई लेना देना नहीं था। मेरा वेट ना खाने की वजह से 52 केजीज से 36 केजीज तक पहुंच गया था। दैट इज वेरी अनहेल्दी। टॉर्चर इस तरीके से देते थे, कभी मेरी बाजू पकड़ के यूं हिलाया, यू नो, आई वाज सर से लेके पाँव तक मैं हिल गई थी और समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किस इंसान के साथ हूं मैं उस चार दीवारी में, उस घर में सिर्फ अकेली ही रहती थी। मेरी हमेशा नज़र रहती थी उस सड़क पे, अब ये आ रहे होंगे, शायद आज इनका मूड अच्छा होगा तो आज झगड़ा नहीं होगा, आज ये कुछ नहीं बोलेंगे, आज इनकी कोई नई डिमांड नहीं होगी। सिर्फ उसी उम्मीद से मैं उस विंडो से बाहर देखती थी। उस उम्मीद में आप जी रही उम्मीद थी? में जीती थी मैं, बट कभी मेरी लाइफ में वो दिन आया नहीं जब तक मैं वहाँ रही। इट मस्ट हैव बीन वेरी ह्यूमिलिएटिंग आल्सो। वेरी वेरी ह्यूमिलेटिंग, और ऊपर से मैं उसकी वाइफ हूँ। एक आपकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, बिल्कुल, उसकी भी वो देखभाल नहीं वो कर रहे। देखभाल नहीं कर सकते थे। कुछ भी हो रहा है मुझे, उनको कोई लेना देना नहीं था, कोई नहीं। बुखार हो रहा है ठंड में, मतलब एक इंसानियत के नाते ही कोई पूछ ले, लेकिन नहीं। उसके बाद उनकी डिमांड आई, जो घर हमारा दिल्ली में है वो घर उनके नाम कर दो, ये डिमांड आई? ये डिमांड आई। आपने क्या वो किया? फ्लैट मांगा तो मैंने सीधा सीधा अपने हस्बैंड को बोल दिया कि बस अब और नहीं, ये सब नहीं चलेगा। आपने ना कर दिया? मैंने ना कर उनका क्या रिएक्शन है? उन्होंने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया, मेरे बाल खींचने शुरू कर दिए, हर रोज आके तू क्यों नहीं देगी, तू क्यों नहीं देगी, तू क्यों नहीं कहेगी उनको, वो क्यों नहीं मानेंगे। एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में जब मैंने सोच लिया था कि शायद आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ, क्योंकि वो इतनी ज़ोर से उन्होंने मेरा गला दबा रखा था कि आखिरी में मेरी सांस आना बंद हो गई थी। मुझे सर में इतनी ज़ोर से दर्द और दिखना बिल्कुल बंद हो चुका था। जब उनको लगा कि अब ये मर जाएगी और मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, तब उन्होंने छोड़ा। उसके बाद उठा के सीधा ऐसे फेंका, मैं ज़ोर से जाके ज़मीन पे गिर गई। दिन सारी रात सोच सोच में बिताई कि मैं अब क्या करूं, क्या अपने माँ बाप को जाके कह दूं कि आप सड़क पे रह लो, मुझे घर दे दो, क्या मेरे हस्बैंड को घर दे दो तो ही वो मुझे सुखी रखेगा। फिर आपने पेरेंट्स को फोन किया? तब मैं उनको ये सिचुएशन बताना नहीं चाहती थी कि वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। तब भी आपने नहीं बताया? हाँ आपको जी। बताना चाहिए था अपने पेरेंट्स को। बताना चाहिए था, लेकिन मेरी मॉम तो वहीं पे ही दम तोड़ देंगी। एक माँ के लिए बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ें। फिर अल्टीमेटली आप वापस हिंदुस्तान कैसे आई, क्या हुआ? एक दिन मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे धमकी दी, मैं अब तेरे को नहीं छोड़ूंगा, अब तो सड़ यहाँ ज़िंदगी भर, मैं जा रहा हूँ। आई सेड आप कहाँ जा रहे हो? मैं तेरे साथ नहीं रहना, बस मैं जा रहा हूँ। रात के 2 बजे मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मत छोड़ के जाओ। मैं गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, पर वो छोड़ छाड़ के धक्का दे के अंदर से बंद करके, चाबी 2 थी, दोनों उनके पास थी, बंद करके चले गए। अगर मैं बाहर चली जाती उनको रोकने के लिए या कुछ भी करने के लिए, वो डोर बंद हो जाता, मैं अंदर वापस नहीं जा सकती थी। ये किस महीने की बात है? ये नवंबर दिसंबर की बात है। मतलब वहाँ पे बर्फ भी गिरती है? जी, स्नो में। स्नोइंग हो रही थी? स्नो थी उस टाइम पे जी। घर छोड़ने की पूरी प्लानिंग थी उनकी, एक्सेप्ट फर्नीचर, बाकी सब कुछ उन्होंने पैक कर लिया था अपना। अच्छा। कुछ नहीं था उस टाइम पे मेरे पास, ना मैं बाहर जा सकती थी, ना मैं किसी की हेल्प मांग सकती थी। फिल्टर, वाटर फिल्टर तोड़ के निकाल के ले गए थे ताकि पानी तक पीने को ना मिले। खाने के लिए एज यूजुअल हमारे घर में लिमिटेड चीज़ें होती थी, खाना कुछ भी नहीं था। आई वॉज अलोन इन द हाउस फॉर 4 days विदाउट फूड, विदाउट वाटर। 4 दिन? 4 दिन मैं बस फ़ोन करती थी, फ़ोन नहीं उठाते थे, काट देते थे, फ़ोन बंद कर देते थे। वॉइसमेल छोड़ती थी, वॉइसमेल नहीं उठाते थे, वॉइसमेल का रिप्लाई नहीं करते थे। एक रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, शॉर्ट ब्रेथ होने लग गई थी, वॉमिटिंग हो रहा था, हेडेक हो रहा था, एंड हाथ पैर फूलने शुरू हो गए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है घर में, आप कुछ नहीं छोड़ के गए, आप प्लीज़ आओ और खाना तो एटलीस्ट दे जाओ आप। लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। मैं मतलब जीते जीते मर रही थी वहाँ पे। फिर मैंने वुमेन सेल को कॉल किया, यूएस के वुमेन शेल्टर कॉल किया। तब उन्होंने कहा यू नीड इमरजेंसी हेल्प, हम लोग एम्बुलेंस भेजते हैं, आप जाओ।
तब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास मनी नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हॉस्पिटल जाना। तो दे सेड कि नहीं, आप जाओ, हमारे लिए आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारा खर्चा हम उठाएंगे। मतलब अजनबी देश में अजनबी लोग आपकी बात समझ रहे थे जी और आपकी मदद कर रहे थे, जी और आपके पति आपको छोड़ के चले गए। जी। देन मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करा, उन्हीं के वहाँ से उनको कहा कि प्लीज़ आप आओ, यहाँ पे सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है, आप आओगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। पवन जी और कमलेश जी, आप मुझे बताइए कि आपकी बेटी की ये अवस्था थी, फाइनली अमेरिका में आपको फोन आया, आपको क्या महसूस हुआ? हमारे को तो बहुत बुरा सा लगा उस टाइम, और ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम उनकी हर डिमांड पूरी करते रहे, ये हमारी गलती और हम इसी धोखे में रह गए। टोटल कितना कॉस्ट किया होगा आपको ये सब पूरा? अराउंड 40 लाख उस टाइम खर्च किया था। सोना कितना दिया आपने? आज की कॉस्ट में 60 लाख से ऊपर है। आज आपको लगता है कि जो पहली डिमांड आई उनकी जी, कि भाई हमारे लिए ये करो वो करो, आप अगर उसी वक्त ना बोल देते उसको, वो ज्यादा अच्छा रहता अगर हम उसको उसी टाइम मना कर देते और बेटी को अपने पास ही रख लेते। आज रखने से पहले उस वक्त रखते। किसी माँ बाप को आगे से नसीहत दूंगा कि दामाद को ना पाले कभी भी, उसको बोलो अपनी कमाई में जो करना कर, हमारे पास कुछ नहीं है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी सीख है हर माँ बाप के लिए, हर लड़की के लिए, आज जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, कि ग्रीड जो है, लालच जो है, उसका कोई अंत नहीं होता। जब पहली डिमांड आती है कि भाई हमारे लिए ये कर लो, चाहे वो छोटी डिमांड भी हो, उस वक्त हमको लगता है यार ये तो छोटी बात है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं, छोटी भी डिमांड आती है तो मतलब वो आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, वो आपकी बेटी की इज्जत नहीं कर रहा है, वो सौदा कर रहा है। वहीं पे कैंसिल कर दो और कहो नहीं, शादी हमको करनी है, हमको ये सौदा नहीं करना। ये सबसे बड़ी सीख मिली है हमको। कोमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। आपने जो आप बीती हमें आज सुनाई है, उससे एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी सैकड़ों लड़कियों को और सैकड़ों लड़कियों के माँ बाप को आज जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह कोमल जी के साथ उनके माँ बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी बेटी की खुशी के लिए, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ है। और ये कोमल जी की कहानी अकेले की नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा ही हुआ है।